मेरी भाभी 7 साल तक मूक बधिर रहीं। जब मेरे भाई की मृत्यु हुई तो हम विरासत बांटने के लिए इकट्ठा हुए। फिर उन्होंने एक ऐसा वाक्य बोला जिससे हम सब स्तब्ध रह गए। लखनऊ के पास हमारे छोटे से कस्बे में मेरी भाभी अनिका एक जिंदा दिल और खुश मिजाज महिला हुआ करती थी। उन्हें त्योहारों पर भजन गाना, पड़ोसियों से बेहिसाब बातें करना और घर को ऊर्जा से भर देना बहुत पसंद था। लेकिन 7 साल पहले किस्मत ने बेरहमी से वार किया। एक शाम काम से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में उनकी सुनने की क्षमता पूरी तरह प्रभावित हुई। उनकी सुनने की क्षमता पूरी तरह चली गई। उसके बाद से उन्होंने फिर कभी बात नहीं की। 7 साल तक वह मेरे बड़े भाई रमेश के साथ चुपचाप रहीं। उन्होंने एक बार भी कोई शिकायत नहीं की। घर की सारी जिम्मेदारियां, परिवार के लिए खाना बनाने से लेकर मेरे बुजुर्ग सास ससुर की देखभाल करने और उनके छोटे बेटे की परवरिश तक उन्होंने चुपचाप निभाई। कभी किसी से मदद नहीं मांगी। वह सिर्फ कलम और कागज के जरिए या फिर कभी कभी फोन पर छोटे छोटे संदेश लिखकर ही बातचीत करती थी। सच कहूँ तो मैं हमेशा से उनकी हिम्मत की कद्र करता था। लेकिन फिर एक बार फिर हमारे साथ एक त्रासदी घटी। मेरे भाई का अचानक निधन हो गया। रमेश की कपड़ा फैक्ट्री में काम करते हुए अचानक स्ट्रोक से मौत हो गई। उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। उन्हें अपनी पत्नी और बेटे से आखिरी बार बात करने का भी मौका नहीं मिला। हमारे माता पिता का बहुत पहले निधन हो गया था। इसलिए पारिवारिक विरासत के बंटवारे का मामला रिश्तेदारों पर आ गया। हमारे परिवार में 2 बेटे थे, मेरा बड़ा भाई रमेश और मैं, छोटा भाई जो सारे कानूनी दस्तावेज संभालता था। अंतिम संस्कार की रस्मों के तुरंत बाद हमारे एक चाचा ने ठंडे स्वर में कहा, घर और जमीन तुम्हारे दिवंगत माता पिता के नाम पर है। यह पारिवारिक संपत्ति है। अब जब रमेश चला गया है तो इसे बराबर बांट देना चाहिए। तुम विधवा को सब कुछ रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अनिका चुप रही। उसने सफेद विधवा की साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे। मेहमानों के लिए पानी डालते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। रिश्तेदार बुदबुदाने लगे। वह बरसों से परिवार पर निर्भर रही। अब उसका पति चला गया है। वह गूंगी है और अब उसका अंत है। कुछ लोगों ने तो घर बेचकर पैसे 3 हिस्सों में बांटने का भी प्रस्ताव रखा। एक हिस्सा अनिका के लिए, एक मेरे लिए और बाकी हिस्सा चाचाओं और चचेरे भाइयों में। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं संख्या में कम थी। सब ने मान लिया कि चूंकि अनिका गूंगी है इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर वह बोली। जैसे ही कागजों पर हस्ताक्षर होने वाले थे, अनिका अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मेज पर जोर से हाथ पटका। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और फिर भारी लेकिन स्थिर आवाज में उसने कहा, यह घर मेरी बेची हुई किडनी के पैसों से बना है। कमरा स्तब्ध सन्नाटे में जम गया। उसने कांपते हाथों से अपने बैग में हाथ डाला और एक पुरानी पीली पड़ चुकी फोटोकॉपी निकाली। एक किडनी निकालने की सर्जरी का मेडिकल सर्टिफिकेट जो 8 साल से पहले का था। मैंने उसे उससे ले लिया। मेरे हाथ बर्फ से तर थे। उसके शब्द धीरे धीरे निकल रहे थे। हर एक ब्लेड की तरह चुभ रहा था। जब रमेश की नौकरी चली गई और वो खाली हाथ गांव लौटने लगा था, मैंने अपनी किडनी बेच दी। उसी पैसे से इस जमीन की जमानत मिली थी। उसी पैसे से ये दीवारें बनी जिनमें अब तुम बैठे हो। सारा कमरा पत्थर में बदल गया। जिस चाचा ने बंटवारे की मांग की थी, उनके पसीने छूट गए। गपशप कर रहे रिश्तेदारों ने शर्म से सिर झुका लिया। जिस महिला को उन्होंने 7 साल तक गूंगी कहकर खारिज किया था, वह अज्ञानता या कमजोरी की वजह से चुप नहीं रही थी। उसने चुपचाप
अपना दुख सहा था, उस दिन उसकी आवाज वापस लौटी, सिर्फ उसी घर की रक्षा के लिए, जिसे बनाने के लिए उसने अपना शरीर कुर्बान कर दिया था। उसने दस्तावेज उठाए, उन्हें सीने से लगाया और अपने कमरे में वापस चली गई। उस पल के बाद किसी ने फिर कभी विभाजन शब्द का जिक्र करने की हिम्मत नहीं की। 7 साल की खामोशी के बाद एक ही वाक्य पूरे परिवार को खामोश करने के लिए काफी था।